हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट 2 की कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जामिनेशन के दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2018 2017 के मैंने दो क्वेश्चंस उठाए हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप एलिजिबल हो जाओगे यूनिट 2 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाओगे इजीली। तो आज की इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट अभी से कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर करें। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पूछा गया था हमसे कि व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग है क्या, और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। क्यों इरिवर्सिबल का मतलब कि एक बार अगर आपने इस डिसीजन को ले लिया, दोबारा आप इस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर पाओगे, आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्या आप इस बात पे एग्री करते हो? इस बात का हमको आंसर करना है, कमेंट करना है। साथ में हमसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछा गया था कि एमएनओ लिमिटेड के बारे में कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वाक इन द सेंस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें कैलकुलेट करनी है यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, यानी कि मार्केट वैल्यू के वेट्स हम यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट बुक वैल्यू जो है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो हमको गिवन है कि भाई डिबेंचर्स जो है 100 रुपये के और इतनी अमाउंट है हमारी 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर हमें गिवन है इक्विटी, तो ये हमारे को वैल्यू गिवन है। साथ में बोला गया कि ऑल दी सिक्योरिटीज़, जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड कर रही हैं, यानी कि ये जो ऊपर हमने देखा डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, ये सब जो है कैपिटल मार्केट में ट्रेड कर रही हैं। और रीसेंट प्राइस इनके हमको बताए गए। ऊपर बुक वैल्यू में 100 रुपये दे रखा है और क्वेश्चन में मार्केट प्राइस में हमें बोला गया कि डिबेंचर की वैल्यू 100 से 110 रुपये हो गई है, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 100 से 120 रुपये हो गई है, यानी कि मार्केट में इसका प्राइस बढ़ गया है। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी 10 रुपये से 22 रुपये तक पहुंच गया है। 10 रुपये की वैल्यू थी बुक वैल्यू, अब 22 रुपये हो गया है। तो हमको एंटीसिपेट करना है, प्रिडिक्शन करनी है हमको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ की। और बोला गया नंबर 1 कि 100 रुपीज़ पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। आप जानते हैं 20 ईयर की मैच्योरिटी है डिबेंचर की। हम जानते हैं एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम होते हैं डिबेंचर के पैसे, हम कंपनी को वापस करने होते हैं डिबेंचर होल्डर को, राइट। तो 20 ईयर की मैच्योरिटी यानी कि 20 साल बाद कंपनी को पैसे वापस करने होंगे डिबेंचर होल्डर्स को। 8% कूपन रेट है और 4% फ्लोटिंग कॉस्ट है। सेल प्राइस हमारे को 100 रुपये गिवन है और साथ में ऐसे ही प्रेफरेंस की और इक्विटी की इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद बोला गया इन एडिशन द डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन द इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2 रुपीज़ पर शेयर की डिविडेंड। हम जानते हैं इक्विटी शेयर पे कंपनी डिविडेंड पे करती है और 2 रुपये पर शेयर, 2 रुपये पर शेयर जो है डिविडेंड दिया जा सकता है, यानी कि एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। तो एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट जो है वो 5% है। और एंड द कंपनी हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल इट्स अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कंपनी अपना जो है डिविडेंड के फॉर्म में जो है बेसिकली अर्निंग्स करती है और पे करती है। द कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी हमें यहाँ पे गिवन है 30% का। तो ये क्वेश्चन 11 नंबर का है और थ्योरी क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है। इस हिसाब से आपका ये पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर थ्योरी क्वेश्चन के आंसर से। बोला गया कि कैपिटल बजटिंग है क्या। कैपिटल बजटिंग बोल सकते हैं एक ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में अपनी फर्म के डिसीजन लेते हैं। बेसिकली देखो, आपके पास पैसा है, आपके पास कैपिटल है, तो अब आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे। इसी तरीके से कंपनी भी सोचती है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करे। लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजंस जो होते हैं वही हमारा कैपिटल बजटिंग होता है। दीज डिसीजन इन्वॉल्व कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं, यानी कि हम खर्चा करते हैं, बेसिकली बड़ा लेवल पे हम खर्चा करते हैं, बड़ी अमाउंट का हम खर्चा करते हैं।
दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जिसमें जो है देखो आपने एक बार लॉन्ग टाइम के लिए डिसीजन ले लिया तो ये एक कमिटमेंट हो जाती है, एक फाइनेंशियल, एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट बन जाती है एक लंबे समय के लिए। तो आउटले, जो भी आप आउटले प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आप आउटले जो बना रहे हो, मेड इज एंटिसिपेटेड टू प्रोड्यूस बेनिफिट। ऑब्वियसली आप कहीं पे भी पैसा लगाओगे तो आप यही सोच के लगाओ कि हमको वहां से बेनिफिट होगा, सालों साल होगा बेनिफिट। तो अब दिस डिसीजन मे बी रिलेटेड टू एक्सपेंशन। अब ये डिसीजन कैसे हो सकते हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड, कि हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है, हमको अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो हम उसके रिगार्डिंग भी पैसा लगा सकते हैं। हमको डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि बिजनेस में कदम कदम पर रिस्क होता है और रिस्क को हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे कि सारा पैसा एक जगह ना लगाकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं, मान लो किसी प्रोजेक्ट से लॉस हो गया, किसी प्रोजेक्ट से प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा बैलेंस क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर हमने एक ही जगह सारा पैसा लगा दिया और वहाँ से लॉस हो गया तो हमारा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, कहने का मतलब है हमें नुकसान हो जाएगा। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश करते हैं। रिप्लेसमेंट, अगर हम चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट वहाँ से हमारा पैसा नहीं आ रहा है, वो हमें वहाँ से लॉस हो रहा है, तो हम उस प्रोजेक्ट से को रिप्लेस करके कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे अपना पैसा लगाएंगे। मॉडर्नाइजेशन करेंगे अपनी फिक्स्ड एसेट्स का, कि जो भी आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो या जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो उसको मॉडर्न करोगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे। तो द एग्जाम्पल, अब आप अपना पैसा कहाँ लगा सकते हैं? आप ज़मीन खरीद सकते हो कि भाई आज हमारा प्लांट इस जगह है, अब हमें कहीं और भी खरीदना चाहिए, अपना लगाना चाहिए प्लांट, तो वहाँ पे आप लैंड परचेज कर सकते हो, बिल्डिंग परचेज कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर सकते हो, अपनी ओल्ड मशीनरी को नई मशीनरी के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इरिवर्सिबल क्यों होते हैं? एक बार आपने ले लिए, दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? एक बार आपने ज़मीन खरीद ली, एक बार आपने बिल्डिंग खरीद ली, या उसको इरिवर्सिबल क्यों? क्योंकि भाई आप ज़मीन खरीद रहे हो, ज़मीन कोई 2 रुपये 5 रुपये की नहीं आती है, ज़मीन करोड़ों में आती है, राइट। हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो। आपने एक बार प्लांट परचेज कर दिया, आपने एक बार प्लांट को इंस्टॉल कर दिया अच्छे से, सब कुछ आपने मशीनरी सब इंस्टॉल कर दी, लेआउट उसका सब प्रिपेयर कर दिया, तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। बाद में आपको ये लगे कि भाई यहाँ तो हमारा काम ही नहीं चल रहा, तो बाद में आप इस चीज़ को इरिवर्सिबल करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इफ सच कैपिटल आइटम आर स्क्रैप्ड, और उस तरीके की आइटम जो है वो स्क्रैप्ड हो गई उनकी लाइफ टर्म से पहले, तो फर्म को, कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स केयरफुल प्लानिंग। जब भी आप अपने कैपिटल को बजट कर रहे हो, आप अपना पैसा लगाने की कहीं सोच रहे हो, आपको केयरफुल प्लान करना है, एनालिसिस करना है, फोरकास्टिंग करनी है प्रॉपर वे में, और फाइनेंशियल मैनेजर को ये काम करना ही पड़ता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ तक हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालने की दिखाई गई है, साथ में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली गई है, और कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन ज़रा देखते हैं एक बारी। देखो क्वेश्चन में आपको पेन यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको डिबेंचर गिवन है, प्रेफरेंस शेयर गिवन है, इक्विटी शेयर गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग गिवन है, राइट, और इनकी अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो इसी की ही हमको क्या कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के बाद ही आप इनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट यानी कि WACC निकाल पाओगे, राइट। चलिए देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के ना हमारे फॉर्मूले होते हैं। अब फॉर्मूले आप लोगों को रटने पड़ेंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं इन फॉर्मूलेस को। तो सबसे पहले अगर आपको डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है, तो आप क्या करोगे? देखिए फॉर्मूला सबसे पहले देखेंगे। देखो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर लिखा है, के का मतलब यहाँ पे होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और डी का मतलब यहाँ पे है डिबेंचर, ठीक है। तो आप के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
के किसको डिनोट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, और डी क्या है, डिबेंचर। तो यानी कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो डिबेंचर की। ऑल राइट, तो अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है जो कि आपको गिवन है। ये देखो, ये फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला आप लोगों को रटना पड़ेगा, एक दिन पहले रट लेना, चाहे आज रट लेना, क्योंकि एग्जाम 30 को है। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है इंटरेस्ट। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे बाहर इंटरेस्ट गिवन है, अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस टी गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट। क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट गिवन है 8 रुपीज़, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और रिडीमेबल वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है। रिडीमेबल वैल्यू का ये मतलब होता है कि मान लो आज आपने डिबेंचर बेसिकली इशू करे डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर ने आपको पैसे जितने भी दिए होंगे, 20 साल बाद आप उनको, उनकी जो रिडीमेबल अमाउंट होगी वो 100 रुपये होगी। तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पे हमको आरवी हाँ गिवन है रिडीमेबल वैल्यू। उसके बाद हमें गिवन है B0। देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। B0 क्या है, B0 कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स हमारी B0 होती है, जिसमें आप सेल प्राइस को माइनस करते हो फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ। ये भी याद रखेंगे कि B0 आपको कैसे कैलकुलेट करना है। नेट प्रोसीड जो हमारा होता है, सेल वैल्यू, सेल प्राइस जो भी होगा उसको फ्लोटेशन कॉस्ट से आप माइनस करोगे। देखो, ये चीज़ें ना आपको फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। और इन चीज़ों को याद रखना है कि आई से हमारा इंटरेस्ट है, रिडीमेबल वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में 100 रुपये गिवन है, और इंटरेस्ट हमारा 8 रुपये है। इंटरेस्ट 8 रुपये कहाँ से आया है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है। 100 रुपये रिडीमेबल वैल्यू है, 8% कूपन रेट का ये मतलब होता है कि वही हमारा इंटरेस्ट, और 4% फ्लोटिंग कॉस्ट। 4% का मतलब ये होता है कि बेसिकली कह सकते हैं 100 रुपये का 4%। ठीक है, एक सेकेंड, तो देखते हैं आप। हाँ, तो इंटरेस्ट हमारा 8% जो कूपन रेट था वो 8 रुपये हो गया, यानी कि 100 रुपये के हिसाब से सारा कैलकुलेशन है। अगर आप 100 रुपये का 8% करोगे तो 8 रुपये आएगा। और ऐसे ही आप जो भी मैंने बताया कि 100 फ्लोटेशन के कॉस्ट का मैंने आपको बताया कि 4% मैंने आपको जैसे कि बताया कि 4 रुपये हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई, सेल प्राइस हमारा 100 हो गया, तो 100 में से 4 गए, 96 आपकी B0 की वैल्यू आ गई। टैक्स रेट अभी हमने पढ़ा ही था, टैक्स रेट हमारा 30% था। देखिए क्वेश्चन में अभी दिखा देती हूँ आपको, ये रहा हमारा टैक्स रेट, दिस इज़ द टैक्स रेट, राइट। और साथ में हमारे को डिबेंचर की वैल्यू दी हुई है 20 ईयर मेच्योरिटी की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से नोट डाउन करनी है, एंड देन आपको बस सिंपल वे में आपको फॉर्मूलाज में ये पुट कर देना है। देखो, सबसे पहले हम अब फॉर्मूले पे चलते हैं। आई से हमारा क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपने लिख दिया 8 रुपये। 1 माइनस टी का मतलब टाइम होता है। टाइम कितना है, सॉरी टाइम नहीं है यहाँ पे, टैक्स है, सॉरी टैक्स कितना है हमारा 30%। देखो 30% का यहाँ पे 0.3 इसलिए लिखा है। देखो 30% का यही मतलब होता है 30 अपॉन में 100, राइट। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब हम जानते हैं क्या बचा, 3/10 बचा, तो 1 0 है, तो यानी कि एक डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका आ गया 0.3। ओके, तो 0.3 आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा अपने फॉर्मूले में। 30 मत लिख देना, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो परसेंट जहाँ पे भी लिखा हो ना, तो ये बात ध्यान रखना क्वेश्चंस में अपने कि आपको 30/100 करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल करनी है, और वही 1 0 है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, एंड 0.3 आपका आ जाएगा। ये हर क्वेश्चन में होगा, तो इस बात को ध्यान रखना, जहाँ पे भी परसेंट हो आपको परसेंट यानी कि वो चीज़ नहीं लिखनी है, आपको 100 से डिवाइड करके लिखनी है। ओके, तो ये लिख दिया। उसके बाद वही हमारा जो B0 था, सॉरी आरवी माइनस B0, तो आरवी हमारी क्या है, यानी कि रिडीमेबल वैल्यू क्या है 100, और B0 जो हमने निकाला था वो निकाला था 96, तो 100 माइनस 96 अपॉन में n है। ये जो स्लैश का निशान है ना, इसका मतलब होता है डिवाइड। स्लैश का लिखा है ना ये बाद में ऐसे करके, ये ऐसे करके n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डिवाइड में है। तो n मतलब हमारे नंबर ऑफ ईयर की, कितना रिडेम्पशन का पीरियड है 20 साल का, तो ये हमने 20 साल लिखे।
उसके बाद वही सेम टू सेम यहाँ पे आरवी वाला लिख देंगे, जो ये अब बेसिकली बात आ जाती है, यहाँ माइनस लिखा है और यहाँ पे प्लस लिखा है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये प्लस माइनस का भी फंडा याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। बस इतना मैं आपको बता सकती हूँ, याद रखने की ट्रिक यही है कि बीच में ऐसे प्लस होगा, साइडों साइडों में हमारे माइनस होंगे, इतना याद रख लो, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको अगर हमने किया कैलकुलेट, तो हमारा, आप अपनी नोटबुक में भी कैलकुलेट कर सकते हो, इजी कैलकुलेशन है ये, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। 100 में से 96 गए, 4/20 हो गया ये। और ये भी आप एक बार जो है माइनस कर दो, 1 में से 0.3 और मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5.6 आ जाएगा। यानी कि 1 में से 0.3 गए, जितना भी आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5.6 आ जाएगा। प्लस 100 में से ये आप करोगे 0.2 आ जाएगा, क्योंकि 20 अपॉन में 4 है, 4 अपॉन में 20 है, तो इसको डिवाइड करोगे 0.2 हो जाएगा। कैलकुलेटर आप बेसिकली लेकर जाओगे तो आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 2 मिनट में हो जाएंगे ये क्वेश्चन, बिल्कुल कैलकुलेटर आपको अलाउड है। ओके ओके, देन ये आपका डिवाइड हो जाएगा एंड देन आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने डिबेंचर वाली निकाल ली। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी वाली सिक्योरिटी पे, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमको गिवन है 100 रुपये प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल एट पार, यानी कि इसी पार का मतलब ये होता है कि 100 वाला 100 में ही जाएगा। ओके, 15 ईयर मैच्योरिटी है, 10% डिविडेंड रेट है और 5% इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट है, सेल्स प्राइस इसका 100 रुपये है। तो अब हम फटाफट से पुटअप कर देंगे जी। देखिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें भी आपको यही फॉर्मूला रटना है, बस आपको देखो मिलेंगे बिल्कुल सिमिलर ही, बस थोड़ा बहुत लिटिल डिफरेंस होगा। तो इस चीज़ का आपको याद करना है। आप कह सकते हैं एग्जाम तक के लिए इस चीज़ को रट लीजिए, या हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आप ये कर लेते हो ना तो बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट हो ही रहे हैं, टेक्निक्स के क्वेश्चन है बेसिकली, तो ये रिपीट हो ही रहे हैं। तो प्रेफरेंशियल पी, अब देखो डी की जगह पी आ गया, के पी निकालना है अब आपने। तो के पी का फॉर्मूला वही है, सबसे पहले इन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड को लिया है। यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा 10% है, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपये जी। तो वो हो जाएगा आरवी हमारी रिडीमेबल वैल्यू, तो 100 वाला 100 में, अभी हमने पढ़ा भी था, वो हो जाएगा। B0 हमने पढ़ा था, सेल में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करते हैं, राइट। फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है, यानी कि 100 रुपये का 5% कितना हुआ, 5 रुपये। 100 में से 5 गए, कितना बचा, 95 हमारी फ्लोटेशन B0 आ जाएगा, नेट प्रोसीड। ठीक है, उसके बाद n नंबर ऑफ ईयर होते हैं, जो कि है हमारा 15 साल। ओके, तो इस तरीके से आप इसको अपने फॉर्मूले में पुट डाउन करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, आपके आंसर आ जाएंगे। ऐसे ही इस तरीके से इक्विटी का होता है, देखिए इक्विटी में क्या है। इक्विटी का अगर आपको निकालना है तो आप लिखोगे के ई, ध्यान रखना, ई से इक्विटी, पी से प्रेफरेंस, डी से डिबेंचर और रिटेन्ड अर्निंग में आपका आर आ जाएगा। बस फॉर्मूले बेसिकली आपको याद रट के जाने हैं, क्वेश्चन कोई भी आ जाए फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला पुट डाउन करो सब आ जाएगा। तो ये हमारा इक्विटी का फॉर्मूला गिवन है, तो D1 P0 प्लस जी, तो ये क्या है देख लेते हैं। D1 यानी कि डिविडेंड एट द एंड ईयर, हमने भी पढ़ा था, इक्विटी 2 रुपये था। ठीक है, ग्रोथ रेट जो है वो 5% है, जी से हमारा ग्रोथ रेट होता है। P0 का मतलब वही हमारा जो B0 था वो इनका P0 है, कुछ नहीं है, 22 में से 2 को माइनस कर दो, 20 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले में पुट डाउन कर दो, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। रिटेन्ड अर्निंग का भी कुछ इसी तरीके से सेम फॉर्मूला है, तो ये आपके लिए सिंपल हो गया, देखो सेम हो गए ये, तो ये नहीं रटने पड़ेंगे, सेम हो गए हैं आपके लिए। तो बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग की हम बात कर लेते हैं। तो D1, एक मिनट, हाँ, तो बात कर लेते हैं। D1 हमारा जो है वो 2 है, हमारा 2 है। और P0 बेसिकली हमारा जो है वो 22 है। एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P0 इन्होंने डायरेक्ट जो है वो 22 रुपये ले रखा है रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए। तो रिटेन्ड अर्निंग का बेसिकली यही मतलब होता है, देखो यहाँ पे फ़र्क ये है,
रिटेन्ड अर्निंग का ये मतलब होता है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को ना पैसे नहीं दे रहे, डिविडेंड नहीं दे रहे। डिविडेंड कितना है? 2 रुपये है जी। जब आप दे ही नहीं रहे तो इसका मतलब आप रिटेन कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 रुपये, इसमें हमने जो है 20 की जगह कितने लिए? 22 रुपये ले लिए। इसमें हमारे कितने थे? 20 रुपये इक्विटी में। इसमें हम कितने ले रहे हैं? 22 रुपये। क्यों? क्योंकि हम रिटेन कर रहे हैं, हम डिविडेंड नहीं दे रहे। दैट्स इट। तो बस ये फ़र्क है, बाकी कुछ खास नहीं है, बाकी सेम ही है। तो इस तरीके से आपका रिटेन अर्निंग का आ जाएगा। अब बेसिकली ये तो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली। जो मेन निकालना है वो है वाक, यानी कि WACC, जो कि मार्केट वैल्यू के बेस्ड पर है। तो इसको समझते हैं। मेन आपका जो सॉल्यूशन है वो ये है। अभी आपने सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है, अभी आपको वेटेड वाला निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो देखो इसका पूरा टेबल आप इस तरीके से आप बना के आओगे, जिस तरीके से ये बनी हुई है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको डिबेंचर का रेट बता दिया कि भाई 110 रुपये हो जाएगा 100 से। प्रेफरेंस शेयर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था 100 से 120 हो जाएगा। इक्विटी शेयर और रिटेनिंग की अभी बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले डिबेंचर। अगर 10,000 है टोटल, 110 रुपये के हिसाब से ये हो गए। मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि मार्केट में अगर इनका ये प्राइस चल रहा है, अभी हमने पढ़े थे ना। एक बार क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। देखिए, देखो ये मार्केट वैल्यू है हमारी। रीसेंट प्राइस, जो मार्केट के रीसेंट प्राइस है वो क्या है, एक बार स्टडी कर लेते हैं, देन हम आंसर पे आते हैं। आपका जो डिबेंचर है वो 110 का हो गया, 100 से ऊपर 100 था, नीचे 110 हो गया। प्रेफरेंस शेयर 100 था, 120 हो गया। इक्विटी देखो 10 था तो कितना हो गया? 22 हो गया। अब चलते हैं आंसर की तरफ। ओके, देखते हैं। देखिए, वाक बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू आपको निकालना है। देखो वाक जो होता है ना वो मार्केट वैल्यू के बेस पे भी होता है और बुक वैल्यू के भी बेस पे होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा। मार्केट वैल्यू पे पूछा जाएगा तो आपको मार्केट वैल्यू वाला प्राइस लिखना है। बुक वैल्यू पे पूछा जाएगा तो आपको ये जो बुक वैल्यू गिवन थी ना वो ये थी, ध्यान रखना इस चीज को। ये हमारी बुक वैल्यू है। अगर आपसे क्वेश्चन में दोनों पूछ लिए मान लो, तो मार्केट वैल्यू का अलग से टेबल बनाना, उसमें मार्केट वैल्यू वाले ये वाले प्राइस आएंगे। बुक वैल्यू का भी पूछ लिया तो आपको उन मार्केट वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। ध्यान रखना इस चीज का, यानी कि ये वाली वैल्यू। चलिए बात कर लेते हैं। तो वाक बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू देखते हैं। डिबेंचर की बात हो ही रही है तो 110 मार्केट वैल्यू है तो इस हिसाब से 11 लाख हो गई। प्रेफरेंस शेयर की 6 लाख हो गई, क्योंकि टोटल 5,000 है तो 120 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी का अभी हमने देखा था 10 से 22 हो गया था, राइट। तो टोटल जो है हम जानते हैं 2 लाख हमारे इक्विटी शेयर है, 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे कितने आएंगे? 44,000 आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमको कुछ बोला भी गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्रपोर्शन 4/5 क्यों किया ये 35/35,20,000। क्या हमारे को क्वेश्चन में कुछ गिवन है? देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द रिटेन अर्निंग आर इन द रेशो 4:1 इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमको ये गिवन थी ये बात, ऐसा कुछ 4:1। 4:1 का मतलब इक्विटी शेयर आपके हैं 20 लाख के और ये है 5। तो देख लेते हैं 4:1 आ रहा है या नहीं। 1 मिनट, ऐसे ही बताती हूँ। ये आपके 5 0 से 5 0 काट दो, बचा कौन? 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो यस, 4 हमारा इक्विटी शेयर है और 1 हमारा अर्निंग है, तो रेशो तो 4:1 की बन रही है एक्चुअल में। ओके जी, 4:1 की बन रही है। इसका मतलब क्या कि टोटल आपकी इक्विटी कैपिटल जो है वो 44,000 की है, जिसमें से आप 44,000 का चौथा 4/5वां हिस्सा, रेशो की बात हो रही है ना 4:1, तो 4:1 का मतलब 4/5 और 1/5, यही मतलब होता है। तो 4/5 हुआ 35,20,000 आपका इक्विटी शेयर में आएगा। रिटेन्ड अर्निंग आपकी 1/5 है तो 44,000 का 1/5 करोगे 8,80,000 आ जाएगा। ओके, अब इनके हम वेट करेंगे।
वेट की बात कर लेते हैं अब ज़रा। तो बेसिकली अब हम आ जाते हैं अपने वेट्स पर, ठीक है। तो देखो वेट निकालने का क्या हमारा फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना। ये जो आपने मार्केट वैल्यू निकाली है ना, इसका टोटल कर दो। इसका टोटल क्या है, 61 लाख है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले डेट डिवेंचर का देखना है, तो कुछ नहीं करना, 11 लाख है ना डिवेंचर की अमाउंट, 11 लाख लिख दो अपने कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर साथ लेके बैठो। उसके बाद नीचे डिवाइड कर दो इसको 61 लाख से। आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू एग्जैक्ट ये आएगी, ठीक है। इस तरीके से यही 6 लाख लिख दो अपने कैलकुलेटर पे, डिवाइड कर दो 61 लाख से। कुछ नहीं करना, टोटल से डिवाइड करते जाओ, ये आपके वेट आ जाएंगे एग्जैक्ट। अपना कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, यही सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। थोड़ा बड़ा आएगा आपको 4 उसमें ले लेना बस थोड़ा, ठीक है। तो इसका टोटल हमारा 1 होता है, इसका टोटल भी करके देख लेना, 1 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके वेट हो गए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने अभी अभी निकाली है मेरे सामने, देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर लेते हैं। डिबेंचर की क्या आई थी, 5.92, ये रही हमारी डिबेंचर की, ठीक है। उसके बाद हमारी प्रेफरेंस की कितनी आई है, 10.6 बोल लीजिए, ठीक है, परसेंटेज। इसी तरीके से इक्विटी की आ गई और इसी तरीके से रिटेनिंग की आ गई। तो ये आप एज इट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला भी हो गया, परसेंटेज में लिखना है, ध्यान रखना। कुछ नहीं करना, देन वाक निकालने के लिए इस डब्लू वेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेटर में कर लेना, एंड देन ये आपका आंसर आ जाएगा। वाक आपकी आ गई 12.80%, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।